आप बायोगैस का निर्माण करेंगे। आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे जीवधारी जो जितने होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल मूत्र होता है या बाहित मल मूत्र होता है, उन सभी के द्वारा जो हम लोग गैस का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं। आज आपकी किताब के सामने बायोगैस का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। आज हम इसी बायोगैस के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं कि आप कैसे निर्माण करेंगे। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है बाबू। तनिया में गोबर गैस लिख लेना बायोगैस को। जो इसका कई नाम होते हैं, जैसे कोई पूछ देता है बायोगैस क्या होता है, जब बायोगैस कहेगा तो बायोगैस लिखना। या इसी को हम लोग जैव, बायो की हिंदी में जैव कहते हैं, जैव गैस भी कहा जाता है। या इसी को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। बात मत करो, खाली बोलते रहते हो यार, खराब आदत है ना। कहाँ बैठे हो बताओ, हमेशा नहीं बोला जाता। हम लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे, क्या जब पढ़ते होंगे तो। चलो, तो बायोगैस को जैव गैस भी कहते हैं और इसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। आप सभी लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ हो गया, आप सब्जी वगैरह बनाते हैं, कल पकौड़ी वकौड़ी परसों तो बनेगा ही, उसका छिलका होता है। चाहे मल मूत्र आप करते हैं, लैट्रिन करते होंगे, पानी में बहावाते होंगे वगैरह, कंपनी के क्या कहते हैं, बाहित मल मूत्र कहते हैं। कागज वगैरह भी बहावाते हैं, सब झीली झंटा सब बहावाते हैं, और इसी से जब हम लोग गैस बनाते हैं तो उसी को बायोगैस हम लोग कहते हैं। लेकिन आज बायोगैस में प्रमुख रूप से आप सभी लोग जानते होंगे, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कि बायोगैस का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बायोगैस का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो सब लोग खूब ध्यान से, इसमें एक टंकी होती है खूब बड़ा। सब लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ही देखो, सीखो। ऐसे माने आपका एक मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा एक टैंक हम लोग खोद देते हैं। जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हम लोग के पास एक टैंक है। ठीक है, खूब बड़ा टैंक इसके अंदर खोद देते हैं। तो ठंडा भी नहीं है, लगता है मौसम बहुत सुहावना हुआ है। अब इसके अंदर एक देखो, यहाँ पर एक नली होती है बाबू, इसी से डाला जाता है जो गोबर होगा, जो भी मल मूत्र होंगे ना, इसी से डाला जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं करदम। क्या कहते हैं? करदम। और ये देखिए टंकी है, टंकी 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 टंकी, बड़ा सा टंकी है, मिट्टी के अंदर आता है। इसको हम लोग कहते हैं संपाचित्र। संपाचित्र या इसी को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टर। देखो ना, नाम लिखा होगा सब आपकी किताबों में, डाइजेस्टर इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में। उसके बाद से देखो, यहाँ से निकास नली होती है, निकास, ये डाला जाता है, गाय के गोबर वगैरह इसी में आएगा, गिरेगा, खट 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 खट, गैस बनेगा, फट फट, ये से निकलेगा, हट हट। इसको हम लोग कहते हैं निर्गम टंकी। कौन टंकी? कौन टंकी? निर्गम टंकी, निर्गम टंकी। ठीक, एकरा ऊपर लगा दीजिए एगो प्लेट, प्लेट है, ठीक बानो। ये प्लेटवा माने ऊपर नीचे होता रहेला, गैस की मात्रा बढ़ जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, गैस की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, और तब यहाँ जो होता है, यहीं से आपका पूरा कसा गया होता है, ठोटी वगैरह, अगर गैस निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से गैस निर्गम कहते हैं इसको। निर्गम का मतलब होता है बाहर निकालना। बताओ, इसमें जो होते हैं ना, सब ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं। देखो, आज इस टॉपिक को आप याद कर लेना सब बच्चा लोग। आप जब 12 में जाएंगे तभी बायोलॉजी में इसको पढ़ना है, 12 में। ठीक है ना, मानव समाज में सूक्ष्म जीव का महत्व में। ठीक, यहाँ से आपका ये निकलता है। सब ये चित्र आपका कंप्लीट हुआ। इसमें प्रमुख रूप से मेथेन गैस होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। आपको मैंने दिखाया भी था। प्लस का मतलब होता है कि सब इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो इतना आपका चित्र के अंतर्गत रहा। मत बतिया यार, खराब लगता है ना जब टॉपिक पढ़ा जाता है। कुछ क्या कर बोलेंगे बतिया के, आई क्या कर बोलोगे पढ़ के, क्या कर बोलोगे पढ़ के, जब बतिया से फुर्सत नहीं कहता। चल गए, तो टंकी बन गई बायोगैस का। उसमें अब करते क्या है, गाय के गोबर ले लो,
गोबर देखे हो? तो गाय के गोबर लेके पानी मिला देते हैं, मानो ओकरा के क्या बनाते हैं, घोल जिसको कहते हैं। जब गाय के गोबर लेके उससे पानी मिला दोगे, जब घोल बन जाएगा ना, उसी घोल को कहते हैं करदम। उसी को क्या कहते हैं? पढ़िए, किताब बहुत अच्छा लिखा है, मैं रात में पढ़ रहा था, बहुत टाइम मिला था कल पढ़ने के लिए। तो गाय के गोबर ले करके, ठीक बा, उससे पानी मिला दोगे तो वह क्या हो जाएगा, घोल बन जाएगा, उसी को करदम कहते हैं। और फिर यहाँ से देखो ये टंकी जो देख रहे हैं ना, टंकी, इसके अंदर माने इसको अंदर, इसको निवेशी भी कह सकते हैं, निवेशी टंकी, जिसके अंदर भेजा जाता है। और निर्गत का मतलब होता है बाहर निकलता है। तो इसी जो नली होता है, इसी नली के द्वारा गाय के गोबर हुए, चाहे बाह्य जो भी मल मूत्र होते हैं, जो भी लकड़ी वगैरह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो सड़ गए होते हैं, इसी नली से इसके अंदर डाल दिया जाता है। जब इसके अंदर डाल दिया जाता है तो इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। और कैसे सूक्ष्म जीव? जिसके अंदर श्वसन तो होती है लेकिन अनाक्षी श्वसन होते हैं, अवायवीय श्वसन होती है। अवायवीय का मतलब होता है कि उसका जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और फिर जो गाय के गोबर जाता है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको वह मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में बदल देते हैं। ऊपर देखो गैस निर्गम है, ऊपर आपका जो लगाया गया है वहीं से गैस निकलेगा। अगर आपको गैस चाहिए, जैसे बिजली आपको उत्पादन करना या आपको खाना बनाना या तमाम प्रकार के उपकरण आपको चलाने हैं, तो ऊपर से एक पाइप लगा होता है, इसी से गैस निकल, माने गैस वाला जो हिस्सा होता है उससे निकाला जाता है। जो भी गैस बनेगा उस गैस के, सलमान क्या बतिया होता रे है, देखो ना, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? अब माई खाती है, बाप खाती है, चलो। ऊपर से गैस क्या होता है, निकलता है। अब वो गैस का प्रयोग जहाँ तुम लोग करना है तहाँ करो, बल्ब में करो, या मान लो कि खाना बनाना है, खाना तो बड़ी अच्छा बनेगा, समझे? तुम्हारा ही मटेरियल से तुम्हारा खाना बन जा रहा है, सोचने वाली बात है। लगा होता है ना, सब यंत्र लगा रहेगा यहाँ पर, यहाँ से गैस निकलेगा और उसमें यंत्र लगाया गया होता है, उसी यंत्र से चलता रहता है। जैसे मान लो वो विद्युत आ रहा है, उसमें बोर्ड में हमने उसको सप्लाई दे दिया, फिर यहाँ पर विद्युत बल्ब लगा दिया, तो बल्ब के अंदर क्वालिटी आ चुकी है कि वह विद्युत जाए तो प्रकाश से बदल दिया। प्रेस के अंदर क्वालिटी होती है कि विद्युत गया तो उसमें बदल दिया। वहीं जब गैस जाता है, यंत्र लगा दिया जाता है, अब जिस रूप में आपको बदलना होगा उस रूप में बदल जाता है। तमाम प्रकार के यंत्र जानते हैं। अब सुनो, यहाँ एक बचा हुआ है निर्गम टंकी। निर्गम टंकी का मतलब होता है कि इसके अंदर तो जो गैस था वो आपने ऊपर से निकाल लिया। अब होगा क्या इसमें कि अब जो इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ बचता है, गैस तो ऊपर निकल गया, अरे कुछ ना कुछ तो बचेगा ना अपशिष्ट, तो इस निर्गम टंकी के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब जानते हो क्या होता है? वो होता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक मतलब माने उर्वरक होता है, वो खादर होता है बड़ी, उसमें माने समझिए कि खादर इसलिए होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस उपस्थित होता है। ये प्रश्न एक बार मैं 12 में पढ़ा रहा था तो एक लड़की पूछी थी कि सर आप खादर जो होता है, जो आप उर्वरक की बात करें, जो खेतों में छीटा जाता है गाय के गोबर में, उसमें क्या क्या प्रचुर मात्रा में होता है जब हम लोग टंकी से बाहर निकालते हैं? तो आप लोग भी पूछ सकते थे, लेकिन उतना दिमाग अभी आपके हाई क्वालिटी का नहीं है, बाहर में जाएंगे उतना हो जाएगा। तो इसके अंदर फास्फोरस और सल्फर उपस्थित होता है, इसीलिए उसका हम लोग प्रयोग जो होता है ना खेतों में, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए या फिर पौधों को अच्छा उर्वरक मिले, शक्ति मिले, जिससे वृद्धि करे, फल का तैयार हो, पुष्पन की क्रिया अच्छी तरीके से हो, तो हम लोग इस जैव उर्वरक को उस खेतों में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी आपकी बायोगैस का निर्माण रहा। कैसे निर्माण करेंगे, कैसे गैसें निकलती है, कैसे जैव उर्वरक बाहर निकलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जो पूरा बड़ा वाला हिस्सा संपाद चित्र, जिसको डाइजेस्टर अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, ये करदम है। करदम जाने हो? अच्छा, कुछ पूछा जाए, सजाद बताएगा करदम क्या है? हाँ, एकदम सही लड़का बोला है। देखो, इसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, गाय के गोबर में उसमें पानी क्या करते हैं, मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, करदम। अच्छा, प्रिंस बताएगा। खूब आसान प्रश्न पूछे थे। मान ले कि यहाँ से हम लोग खादर निकाले, तो खादर में कौन कौन तत्व उपस्थित होता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। अच्छा, इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन सा श्वसन करते हैं? आक्सीय की अनाक्सीय या अवायवीय श्वसन भी कर सकते हैं, जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती। कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर बताओ, जो अनाक्षी श्वसन करते हैं? सूक्ष्म जीव, जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं।
तो पहले तो आप एक चित्र बना लीजिए और खुद अपने आप से लिख लीजिए। लिख लेंगे आपको इसको, लेकिन आज भी लिखा पड़ी ना तो भुला जी बोलोगे, तो कहीं तो लिखवा देते हैं। पवन, पवन ऊर्जा में आपको पहले मैं परिचय करा रहा हूँ कि आखिर ये पवन ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है। इस तरीके से आप देखेंगे, जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है पर्वतों पर, वहाँ पर ही इसको स्थापित किया जाता है। इसमें इस तरीके से कई ब्लेड होते हैं, तीनों को तो बाप 4 को 5 तार इच्छा। जहाँ तेज हवाएं चलती है उधर होता है। इस तरीके से ब्लेड होते हैं। जब तेज हवाएं चलती है और इस ब्लेड के ऊपर पड़ती है तो ब्लेड बहुत तेजी के साथ नाचने लगते हैं। अभी आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ मोबाइल से। जब वो तेजी से नाचने लगते हैं तो नाचते जब हैं तो इसके अंदर पूरा एक समझिए एक तरीके से यंत्र लगाया गया होता है, और वह जब नाचता है तो नाचने के बाद जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जगह जनरेटर नाचता है तो विद्युत नहीं होता है, सेम वैसे ही होता है। ये पंखा नाचता है तो विद्युत उत्पन्न होता है। इधर नहीं लग पाएगा, ज़्यादा तमिलनाडु में ही लगा हुआ है। तमिलनाडु के नाम सुने होंगे आप, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका माने यूज किया जाता है। तो हिलबो ना करी, बांस के पत्ता ही या तो हिलते नहीं के तो है कि इधर हवा ही नहीं उतना पाएगा। समुद्र के किनारे लगाए जाते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ समुद्र इधर से उधर ले जाने में तार दिक्कत होती है, तो इसे चला है ना बैठ गई और उठा के होने बैठ गई, बात खत्म। तो पवन चक्की को यही पवन चक्की होता है जो पवन ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें जो हवाएं होती है तेजी से चलती है। हवाएं किससे चलती है? हाँ, उसका चाल कम नहीं होना चाहिए, जान जाओ। लगभग 50 से 60 किलोमीटर होना चाहिए। माने गतिशील वायु से पवन चक्की को चलाया जाता है, और फिर जब पवन चक्की चलती है तो हमें कौन सा ऊर्जा मिलता है? विद्युत ऊर्जा। आई जान जाओ। हालांकि पवन चक्की उन्हीं जगहों पर लगाई जाएगी जहाँ पर माने क्या होता है, तेज हवाएं चलती है। माने हवा के चाल लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अच्छा, आपकी साइकिल की चाल कितनी है? अब आप सुन लो, क्या जांचोगे। अगर यहाँ से 15 किलोमीटर फाइल नगर है, अगर आपको जाने में 1 घंटा का टाइम लग गया तो इसका मतलब आपका चाल जो है साइकिल का 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने क्या कहा गया मालूम है? और अगर आप अपने घर से यहाँ पर आते हैं तो अगर आने में अगर आपका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और आने में अगर आपको आधा घंटा का टाइम लग गया तो आपका चाल तो बहुत कम हुआ ना। तो माने अगर 1 घंटा में वह 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, 1 घंटा में कहता ना 1 किलोमीटर, या देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ गणित के हिसाब से। जैसे अभी आपने कहा कि 15 किलोमीटर दूरी उसने 1 घंटा में तय किया। कितना घंटा में? तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो समझ लो सब लोग। तो यहाँ से अगर 1 किलोमीटर का मैं दूरी पूछूं तो क्या कहेंगे? 60/15 काट देंगे तो 4 मिनट। 4 मिनट माने 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना? 4 मिनट का समय लगा। तो उसी तरह से आपका भी हो जाएगा। 4 मिनट का आपका भी समय लगता है तो 20 मिनट लग जाएगा आने में। तो 15 किलोमीटर माने प्रति घंटा, 1 घंटा में जगह आपकी साइकिल 15 किलोमीटर चला लेते हैं तो उतना से कम हवा का रफ्तार नहीं होना चाहिए। उतना से कम माने इतना रफ्तार होना चाहिए जिससे कि पंखा हिल सके, तभी चल पाए। ये कंपटीशन में कई बार आता है क्वेश्चन कि पवन चक्की को चलाने के लिए जो पवन चक्की हम लोग स्थापित करते हैं उसमें हवा की चाल कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जब हिली ना बाबू, जब हिली ना तो डोली जब हिली ना तो आखिर ऊर्जा क्यों प्राप्त करें? तो हम लोग शक पका देता है। अब ये होता क्या है? देखो, ये उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ पर हवाएं क्या होती है? तेज होती है। देखो जब हवाएं इस पर चलती है तो ये नाचते हैं, और जब नाचते तो ये जब नाचता करेंट उत्पन्न होता है। तो लेडीसी ऑर्केस्ट्रा में नाचने से वो करेंट ना उत्पन्न होता है।
समुद्र किनारे माने तेज हवाएं होती है, समुद्र से ही हवाएं उत्पन्न होती है, इसीलिए आपका होता है इसमें। हाँ ओकरा माने मोटर खोज दिया जाए। अब आएगा तो कभी आएगा तो हमको बुला के लेकर चलना, कहेगा तो सुनो तुम्हारे अंदर रफ्तार 15 किलोमीटर से अधिक करो, हम करंट खोजते हैं, देखो अभी बिजली उत्पन्न होगा। आज समियाना का जनरेटर बंद हो जाएगा, इसी से आपका क्या होगा, लाइट होगा, ओकरा नाभि में खोसा जी पलकवा, वह ज़्यादा करंट निकलता है। देखो बाबू सब लोग कैसे आप इसको स्थापित करेंगे, बनाना होगा आपको तो कैसे बनाएंगे। देखो यही आपका चित्र है, देख रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं, यह है पवन चक्की जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करता है। वायु जो होता है गतिशील होती है, और जब इसके ऊपर माने जब हवा पड़ता है तो ये नाचने लगता है, फिर नाचता जब है तो वही नाचने के कारण जो आंतरिक ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। फिर आप ऑर्केस्ट्रा बजाइए, चाहे बल्ब जलाइए, चाहे बैठ के पढ़िए, चाहे पूरा जो आपकी इच्छा वो करिए, पूरे गांव में सप्लाई दीजिए, बहरवा में सप्लाई दीजिए, समूर में सप्लाई दीजिए, भागीपट्टी में सप्लाई दीजिए, समझ रहे हैं ना। गंगुआ के तो लोग को पहले सप्लाई भरपूर में बोले, समझ गए ना आप कहाँ क्या होता है। तो तन लिख लो इसमें, देखो हेडिंग बना लो पवन ऊर्जा, जिसे लिखा गया है। तो लिखो, लिख लो सब लोग जल्दी से लिखो।